हाँ जी एवरीबडी, बेटा जी आप सबको रेजिडेंशियल स्टेटस आता है ना? आप सबको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आता है इंडिविजुअल का। अब हम पढ़ेंगे कि फाइनेंस एक्ट जो आया अपना 2020 में, ठीक है, 2020 में, उसमें क्या अमेंडमेंट आई है। ठीक है, मैंने अब जो आपने पढ़ा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलरेडी, उसको 1 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे, फिर उसमें वो अमेंडमेंट फिट करेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, पहले तो मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो या तो हो सकता है रेजिडेंट। देखना जरा, अपने आप से सवाल पूछना कि ये जो चीज मैं लिखवा रहा हूं ये देखी हुई लग रही है या पता नहीं क्या हो रहा है ये सर, हमें तो कुछ याद नहीं, हम सर छोटा रिचार्ज कराते हैं वैलिडिटी खत्म है, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, तो क्या होता है यहां पे, क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अच्छा, या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाए गए, कहानी खत्म या शुरू? खत्म। लेकिन अगर आप रेजिडेंट पाए गए तो क्या चेक करेंगे? या शाबाश, या आप क्या है, ROR हैं या NR हैं, ये बात याद आ रही है सबको? ठीक है ना? अच्छा, ROR, सॉरी ओ लिखना भूल गया, ओ NOR, क्लियर है? अच्छा, पहले क्या चेक करते हैं, बेसिक कंडीशन। ये बात समझ में आ रही है? कितनी सेटिस्फाई करनी है, एनी वन ऑफ टू। और अगर हम बात करें एडिशनल कंडीशंस की, तो एडिशनल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो एडिशनल कंडीशन में कितनी सेटिस्फाई करनी है, 2 ऑफ 2। ये बात समझ में आ रही है? किसी को कंडीशंस याद है? कंडीशंस याद है? अच्छा चलो, बेसिक कंडीशंस लिखते हैं। बेसिक कंडीशन पूरी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूं। ठीक है, बेसिक कंडीशन है कि जो असेसी है वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? और दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है कि 60 डेज आपने रहना है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, प्लस एंड 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स। ये ठीक है, यहां तक याद है? शाबाश। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी एक्सेप्शंस, याद है किसी को? एक्सेप्शंस टू सेकंड बेसिक कंडीशन। अच्छा, मेरी एक बात समझना सब लोग, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है एज इट इज, उसे क्या कहते हैं पता है? बेयर एक्ट। क्या कहते हैं? बेयर एक्ट। मैं आपको यहां पे बेयर एक्ट नहीं पढ़ाता, मैं आपको यहां पे उसका एनालिसिस पढ़ाता हूं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ना अपने आप में ही आर्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए। समझ में आ रही है? कई बार मैं भी घूम जाता हूं, सर दर्द हो जाता। 6 बार तो देयर अपॉन वेयर अपॉन देयर अपॉन वेयर अपॉन लिखा होगा, फिर उसके अंदर एंड और इन सब चीजों का भी बड़ा लफड़ा होता है, तो पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हम जो आपको पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं? एनालिसिस। अच्छा, आपके साथ में डिस्कस करता हूं, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक्सेप्शंस टू द सेकंड बेसिक कंडीशन, मतलब निम्नलिखित व्यक्तियों पे सेकंड बेसिक कंडीशन लागू नहीं होती। बेयर एक्ट में यह नहीं लिखा, बेयर एक्ट में यह लिखा है, सुनना जरा और फिर बताना क्या मैंने जो एनालिसिस पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है क्या? बेयर एक्ट में लिखा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए यह 60 दिन वाली लिमिट 182 डेज हो जाती है। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, मैं क्या बता रहा हूं कि निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए 60 दिन वाली लिमिट कितनी हो जाती है? 182। अगर 182 चेक करना है तो 365 क्यों चेक करूं? वो तो फर्स्ट कंडीशन ही हो गई। बात समझ में आई? यानी मेरा यह कहना गलत है क्या कि उन पे सेकंड कंडीशन लागू नहीं हो रही? सही है ना? मैंने तुम्हें आसानी से रास्ता समझा दिया। समझ में आई कि भैया सेकंड कंडीशन चेक ही मत करना,
क्यों चेक ना करना? क्योंकि बेयर एक्ट में लिखा है कि निम्नलिखित व्यक्ति जो हैं इनके लिए जो सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज का पीरियड है वो कितने दिन के लिए चला जाता है? 182 डेज। ये बात याद है। अभी मैंने अमेंडमेंट नहीं पढ़ाई है, अभी जो पढ़ाया मैं वही बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? और वो निम्नलिखित व्यक्ति कौन से हैं बेटा जी? एक है पर्सन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, दूसरा है मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तीसरा है अब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। किस लिए विजिट कर रहा है इंडिया? घूमने आया है, इंडिया का आदमी है भाई, रिश्तेदारी में मिलने आया, हम उसको पेल देंगे, रेजिडेंट बना देंगे, इधर आ जा? नहीं, हम उसको छूट दे रहे हैं। ये बात समझ में आई? अब इन सब कैटेगरी में आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, मामा, चाचा, भैया जो बाहर रहते हैं, सबके कैलिफोर्निया वाले हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। मेरे थाईलैंड वाले मामा जी आ जाते हैं, है ना? आ जाते हैं ना? अब इन सब के लिए अमेंडमेंट में एक बुरी खबर है, ठीक है? बुरी खबर है, यहां अमेंडमेंट आई है, सुनो। बाय द वे, रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में कई सालों बाद अमेंडमेंट आई है, ठीक है? कई सालों बाद, मतलब मैं जब हर साल बैच चेंज हो रहा होता है तो मेरे को अमेंडमेंट्स देखनी होती है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस की कभी चिंता ही नहीं की थी कि इसमें भी अमेंडमेंट आ सकती है। इस बार गवर्नमेंट कहती है धप्पा ये ले, सरप्राइज, इसमें भी डाल दी। अब अमेंडमेंट क्या है सुनो, पहले दोबारा से फिर एक बार ही पढ़ा रहा हूं। लॉ क्या कहता है कि 60 डेज प्लस 365 डेज पिछले 4 साल में, निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए ये 60 डेज क्या बन जाएगा? 182 डेज। उसमें कौन सा व्यक्ति है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया, ठीक है ना? उसके लिए 60 डेज का पीरियड कितना हो जाता है? 182। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही 182 है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेकंड कंडीशन अब बेकार हो गई, यूजलेस हो गई। ये बात समझ में आ रही है? यही कहते हैं ना हम, ठीक है? अब सुनो, अमेंडमेंट आई है। हाँ माइका प्लीज कहीं और बैठ जा, या कम ऑन दिस लास्ट साइड बोथ ऑफ यू इफ यू विश, आई कांट सी यू, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। हाँ तो सुनिएगा अमेंडमेंट क्या आई है। अमेंडमेंट आई है, कह रहे अगर सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसके लिए यह पीरियड 60 नहीं होगा, 182 नहीं होगा, 120 डेज हो जाएगा। कुछ समझ में आया? अब ध्यान देने की बात है, इंप्लीकेशन समझते हैं अब इसकी। मैं रिवाइज करा रहा हूं दोबारा से। कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन पहली, असेसी शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more, or 60 days during the relevant previous year, 365 days preceding 4 years। यही था। फिर हमने कहा अगर एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु विजिट्स इंडिया, तो उसके ऊपर हम सेकंड कंडीशन नहीं लगाते। कैसे नहीं लगाते? क्योंकि लॉ में लिखा है उस बंदे के लिए 60 डेज का पीरियड कितना हो जाता है? 182। लेकिन अगर उस बंदे की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 60 डेज का पीरियड 182 नहीं होगा, 120 डेज हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन इसके अंदर उसकी हमने टोटल इनकम देखनी है, फॉरेन वाली भी और इंडिया वाली भी नहीं, सिर्फ इंडिया वाली देखनी है। अगर इंडिया वाली इनकम, तो बेटा सुनो सुनो, तुम्हारे कैलिफोर्निया वाले चाचा जी हैं, मामा जी हैं, बुआ, ओ सॉरी रॉन्ग टेंजेंट। अच्छा, बुआ की इंडिया में प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में आता है रेंट, ठीक है? प्रॉपर्टीज में क्या आता है? रेंट। रेंट है टोटल मिला के 18 लाख रुपए, हो सकता है, बड़े लोग हैं, और इस साल है महिका की शादी, ठीक है? बुआ जी आई हैं, बुआ जी इसकी शॉपिंग करवाने भी आई थी, ठीक है? बुआ जी पहले लड़का देखने दिखाने आई, फिर उन्होंने करा रोका, फिर आई, बहुत पैसा। फिर बुआ जी इसका लहंगा दिलवाने आई, साब्यासाची, ये सही नाम बोला ना बेटा मैंने? हाँ, या वही, वो क्या नाम है, मनीष, हाँ है, कौन बोला ये? सब पता है, बीवी खुश रहेगी इसकी। ठीक है, तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा है, पता नहीं वो लहंगा क्यों पहनता, बट ठीक है। मनीष मल्होत्रा का लहंगा दिलवाने आई, फिर एंगेजमेंट पे आई, फिर शादी पे आई, 120 दिन से ऊपर हो गए,
और पिछले 4 साल में भी 365 दिन से ऊपर हो गए, अब आ जाओ बुआ जी, यू आर अ रेजिडेंट, क्योंकि सेकंड कंडीशन चेंज हो गई आपके लिए। ठीक है, हाँ जनाब, कैसे हैं आप? आ जाइए। देखो ऐसा होता है, सुनो मेरी बात, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब कोई सिंसियर बच्चा हो, उसको मैं बोलूं कि नहीं बेटा लेट आते हो क्लास में, गलत बात। एक्सेप्शन समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? क्या अमेंडमेंट हुई है? अच्छा, सब एनआरआईज को फर्क पड़ गया? जिसकी 15 लाख से फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम, टोटल इनकम, इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो चलिए इसको कहां पढ़ेंगे हम, आप देखें जरा नोट्स में। थर्ड पेज, एज इन 1, 2, 3। ठीक है, चलो क्या लिखा है? अमेंडमेंट मेड विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21, 22। ठीक है ना। मैं इधर भी खोल ही देता हूं, यहां पे मैंने डाउनलोड किया था लास्ट। सिर्फ अमेंडमेंट रहती है इस चैप्टर में हमारी, और कुछ नहीं। ठीक है ना। अमेंडमेंट खत्म करके हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे आज ही। ठीक है, हाँ, और बहुत बढ़िया चैप्टर शुरू करेंगे आज, मजा आएगा हमें वो चैप्टर करने में। ठीक है, चलो बेटा देखो, इनकम टैक्स की एक मैं बात बताता हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब प्रैक्टिकल है, बट एंड में कभी वो देखिए कुकिंग वीडियोस, कुकिंग रेसिपी वीडियोस होती हैं, देखते हो आप? डेली बनाती है, फिर भी भिंडी है हैं, लेकिन रेसिपी वीडियो देखेगी, कॉन्ग पाओ चिकन बना के आ रही है बैंगन। अच्छा सुनो, उन रेसिपी वीडियोस में क्या होता है, सुनो, उन रेसिपी वीडियोस में है, अच्छा वो भी अलग, ठीक है, टैलेंट है। उन रेसिपी वीडियोस में ना एकदम से वो सब्जी कटी होती है, तो आपको कहती है 1 कटोरी छोटा कटा प्याज वो दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब काटना होता है ना मौत आती है कि नहीं? अच्छा, मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सब कुछ काटा फटा चाहिए, फिर शेफ बन जाऊंगा मैं ऐसे उछाल उछाल के, हैं? लेकिन एक बात बताओ, वो जो पहले का काम होता है, वो सारी सब्जियां काटना पीटना, वो आधे घंटा पहले जो काम करना होता है, वो बोरिंग होता है ना। ये भी वही चल रहा है। अभी अपनी जो रेसिपी तैयार होनी है, अभी हम सिर्फ ये प्याज, ये रेजिडेंशियल का चैप्टर है, ये बेटा अदरक है, ये काट के रख रहे हैं, अगला प्याज काटेंगे, फिर जब सब पढ़ लेंगे, फिर एंड में बेटा कढ़ाई में डालेंगे, तब आएगा मजा। ठीक है, तब आप पूरी एक इनकम इवैल्यूएट कर पाओगे। ठीक है, तो वो करेंगे, और जो अगला चैप्टर है वो थ्योरी है, बट वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे। ठीक है, सो डोंट वरी, वी विल बी डूइंग दैट। ओके, अंडरस्टूड। चलो अमेंडमेंट देखते हैं। कह रहे हैं कि द अबव क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 हैज बीन अमेंडेड एज अंडर, in case of an individual who is a citizen of India or is person of Indian origin who being outside India comes on a visit to India in any previous year, the condition number 2 mentioned above in his case also shall not be applicable. In other words, he shall not be a resident in India unless his stay in India is at least 182 days during the relevant previous year in which he visits India, and in case of such person having total income other than income from फॉरेन सोर्सेस, मतलब क्या हुआ? इंडियन इनकम। ठीक है, एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ही शैल नॉट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया अनलेस हिज स्टे इन इंडिया इज एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन विच ही विजिट्स इंडिया, एंड 365 days, डेज नहीं आया इसमें, डेज लिख दो, 365 days ड्यूरिंग द 4 preceding years, प्रीवियस ईयर्स। ये बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर?
नहीं नहीं, बोथ ना. इफ योर इनकम इज 15 लाख देन वील चेक 120 डेज. नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यू आर इन द नॉर्मल कैटेगरी. अमेंडमेंट इज ओनली फॉर दोज पीपल हुज इंडियन इनकम इज 15 लाख और अबव. अगर आप 14 लाख की इनकम रखते हो, आपके लिए कोई अमेंडमेंट ही नहीं आई है. अमेंडमेंट किसके लिए आई है? 15 लाख से ऊपर वाली इनकम वाले लोगों के लिए आई है. समझ में आई? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, 120 डेज और मोर. अच्छा, 120 डेज और मोर रुक गए, लेकिन पिछले 4 साल में 365 नहीं है, तो तब भी नहीं होगा. समझ में आ रही है कि नहीं? एंड वाली कंडीशन में क्या बोला मैंने, सिंपली समझाने की क्या कोशिश करी आपको. मैं सब सिंपली कहता हूं. हाँ जी, नॉर्मल कंडीशन क्या है? पहली 182 डेज सेम है, दूसरी 60 प्लस 365 है. व्हेन आई से 365, प्लीज रिमेंबर इन द लास्ट 4 years एंड 60 इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. अच्छा, अब एक बंदा है जो इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है और विजिट कर रहा है इंडिया, 15 लाख से नीचे की इनकम है. अब उसकी सेकंड कंडीशन 60 प्लस 365 की जगह 182 प्लस 365 हो जाती है, जिससे वो जो कंडीशन ही निल हो जाती है, वो मूट हो गया ना पॉइंट, क्योंकि आप फर्स्ट कंडीशन में 182 चेक करोगे. अच्छा, लेकिन अगर वही बंदा इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया विजिट करने आ रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी वाली? एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, यानी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर उसका 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा? 120 डेज. ऐसे समझो ना. समझ में आ रही है? तो ये आपकी एक अमेंडमेंट थी. ठीक है, मैं ये पहले भी पढ़ा सकता था, जब चैप्टर करा रहा था तब करा सकता था ना, लेकिन मेरे को आपको ये डिफरेंशिएशन करानी जरूरी है कि ये नया आया मार्केट में, क्योंकि जो नया आया मार्केट में एग्जाम में उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो यू नीड टू नो दैट आउट ऑफ दिस चैप्टर व्हाट पॉइंट यू नीड टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंटली. समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो. एक तो ये अमेंडमेंट आई, इस अमेंडमेंट के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी आई. अब आपसे कहा गया, अब देखो ना, बात देखो इनकी कैसे करते हैं. ये कान ऐसे पकड़ते ही नहीं है, इधर वाला कान है, इधर वाला हाथ है, पकड़ लो भाई. कह रहे नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे, हम उल्टा पकड़ेंगे. कह सकते थे इंडियन इनकम, क्या कह सकते थे? इंडियन इनकम. कहते नहीं, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम. समझ रहे हो? क्या कह सकते थे? इंडियन इनकम कह सकते थे, नहीं टोटल इनकम. बंदा वहां कंफ्यूज हो जाए, टोटल माने टोटल सारी, नीचे आगे बढ़ेगा एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम. अब ठीक है जी, अब इनको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? फॉरेन इनकम क्या है भाई, ये बता दे. तो नीचे देखो डिफाइन कर रखी है, मीनिंग ऑफ फॉरेन इनकम. उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन डालिए फिर. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मीन्स इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन set up in India and which is not deemed to accrue or arise in India. In other words, a citizen of India or person of Indian origin who had been in India for 365 days or more in the preceding previous 4 years and who undertakes a visit in India in any previous year and, हाँ जी, and अब समझो 365 डेज हो गया. अब अगर 15 लाख से ज्यादा है तो आपको कितना करना है? 120. तो अगर 119 कर दिया तो आप नॉन रेजिडेंट हो. 15 लाख से कम है तो आपको कितना करना है? 182. अगर 181 कर दिया तो आप नॉन रेजिडेंट हो. समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बोल रहा है कि 365 तो पिछले 4 साल के हैं ही हैं. मान लो 365 तो पिछले 4 साल के हैं. इस साल में अब क्या करें कि नॉन रेजिडेंट ना हो. अगर 15 लाख से कम है तो 181 और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 119. समझ में आ रही है? पढ़ो नीचे क्या लिखा है. Whose total income other than income from foreign sources does not exceed rupees 15 lakh shall not be resident in India if he stays in India up to 181 days in the relevant previous year. और कह रहे हैं whose total income other than income from foreign sources exceeds rupees 15 lakh shall not be resident in India if he stays in India up to 119 days. अब मुझे बता दो, अपना एनालिसिस बताओ तुम, हमने किसको फेवर किया? अमीर वाले को या गरीब वाले को? हमने अमीर वाले को फेवर किया, हमने गरीब वाले को फेवर किया. हमने कहा तू इंडिया में ज्यादा दिन रह ले, हम तेरे से तब भी टैक्स नहीं लेंगे तेरी बाहर वाली इनकम पे. नॉन रेजिडेंट से आप कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लेते? बाहर वाली पे ही नहीं लेते ना, बाकी सारी पे तो लेते ही हो, है कि नहीं? तो हमने उसको कहा तू आ ना यार, तू अपना भाई है, तू रह इंडिया में, तू 181 डेज रह.
और जो अमीर है तू हद में रह, 119 डेज। इससे ऊपर रहा तो क्या बना देंगे तुझे, रेजिडेंट। रेजिडेंट के आगे फिर चेक करेंगे ROR है NOR है, वो आगे की बात है। समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है ये बात सबको? चलो क्या लिखा है, द मोमेंट ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और 120 डेज एज द केस में बी, ही शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। समझ में आ रही है, क्लियर? ये अमेंडमेंट हो गई क्लियर, पक्का? चलो एक और अमेंडमेंट है इसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे है। हम ना इस अमेंडमेंट में NRIs के पीछे पड़ गए, ठीक है, हाथ धो के नहीं, नहा धो के। लेकिन कौन से NRI? जो सारी इनकम बाहर कमा रहे हैं, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। जो इंडिया में भी कमा रहे हैं अच्छा खासा ना, हमें उनसे थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रखी है। हमें को तुम इधर आओ, तुम आओ इधर आओ, तुम्हें हम बताते हैं टैक्स कैसे देते हैं। तो अब एक और अमेंडमेंट है, जरा देखिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। अरे बाप रे, क्या बात कर ली हमने। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो भैया हम डीम कर लेंगे कि तुम कौन हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कर लोगे? कैसे कर लेंगे जरा देखें, आओ पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6(1), ये जो भी सारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पढ़ा। एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया having total income other than income from foreign sources exceeding rupees 15 lakhs during the previous year shall be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। अगर आपकी इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आप किसी और देश में, टेरिटरी में टैक्स के लिए लायबल नहीं हो रहे अपनी डोमिसाइल की वजह से, अपने स्टे की वजह से, आ जाओ इधर आ जाओ, डीम्ड टू बी रेजिडेंट। अब पीरियड ऑफ स्टे गया भाड़ में, ठीक है? तुम कौन हो भैया? डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। बात समझ में आ रही है? अब आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 6(1). मतलब अगर वो ऑलरेडी रेजिडेंट हो गया है तो फिर डीम्ड क्यों करना है? जब तुम सीधे रास्ते से ही आ गए थे, रेजिडेंट बन गए थे, तो हम डीम करके क्या करेंगे भाई? ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स, वेयर एन इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस exceeding 15 lakh during the previous year and he is not liable to pay tax in a foreign country due to his domicile, residence, criteria of similar nature. समझ में आ रही है? Condition of section 6(1) with explanation mentioned above shall not be applicable and he shall be deemed to be resident in India in all cases, that is although he does not stay in India for even one day. बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो बेटा इतनी चीज पढ़ाई है भूल जाना, नहीं देखेंगे। पीरियड ऑफ स्टे गया खड्डे में। अगर बंदा क्या है? इंडियन सिटीजन, ठीक है, और उसकी इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा, और वो किसी भी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल, स्टे और एनी अदर रीजन, तो बेटा आ जा। है उसकी अपनी कंट्री देखनी है जिसमें रह रहा है। हाँ ऑब्वियसली, जहां वो रह रहा है। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, है? दुबई में इनकम टैक्स नहीं है,
ठीक है, तुम दुबई रहते हो, तुम इंडिया में 15 लाख से ऊपर कमा रहे हो, ठीक है, दुबई में टैक्स नहीं दे रहे तुम अपने डोमिसाइल की वजह से, रेजिडेंस की वजह से, या किसी और कारण की वजह से। किस वजह से टैक्स नहीं दे रहे? और कारण की वजह से, वहां इनकम टैक्स ही नहीं है। तो फिर तुम कहां हो? तुम कौन हो बेटा? रेजिडेंट हो। आ जाओ, इधर दो। समझ में आ रही है? नहीं तो फिर दुबई की सिटीजनशिप अप्लाई कर दो। समझ आ रही है? मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया हो ना आप, ठीक है कि नहीं? ये बात समझनी है। तो यहां पे डीम्ड टू बी रेजिडेंट बना दिया हमने। नहीं, अगर आप रेजिडेंट हो गए तो फिर तो आप ROR वाली कैटेगरी में हो, NOR वाली कैटेगरी में हो, वो देखेंगे फिर उस हिसाब से लगाएंगे। समझ में आ रही है? वो तो फिर पूरा चैप्टर वही हो गया ना जो हमने पढ़ा है, ठीक है? आप इंप्लीकेशन समझो तो सही इस चीज की, ठीक है? चलो फिर से, however an explanation has been inserted under section 61A to clarify that section 61A shall not apply in case of an individual who is said to be resident in India in the previous year under section 61 read with explanation 1 under the said section. Therefore, if an individual satisfies any of the two conditions read with explanation mentioned in 61 above section 61A, he shall not be applied in this case. However, as per section 66 discussed in, ये जो भी नीचे आ रहा है, citizen of India who is deemed to be resident in India under section 61A shall be treated as not ordinarily resident in India. यानी डीम्ड वाले को क्या मानेंगे? NOR। समझ में आ गई? डीम्ड वाले को क्या मानेंगे? NOR। बात समझ में आ रही है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फिर से वही बात है, ठीक है? यहां पे ये वाली कितनी अमेंडमेंट पढ़ी है हमने? 2। एक अमेंडमेंट हमने क्या पढ़ी है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन ओरिजिन का पर्सन विजिट करता है इंडिया और उसकी टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसमें 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा? 120 डेज। ये हो गया, खत्म हो गई बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट कब होगा? जब एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन इनकम 15 लाख रुपए कमा रहा है या उससे ज्यादा कमा रहा है, और वो किसी भी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा ड्यू टू डोमिसाइल, स्टे और एनी अदर रीजन, तो हम उसे डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया बना लेंगे। और जब हम उसे डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया बना लेंगे तो वो कौन सा बनेगा? NOR। क्या बनेगा? NOR। क्लियर है? सेकंड अमेंडमेंट कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? चलो शाबाश, अभी आगे बढ़ेंगे। अब एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं रह गई, यही 2 थी, ठीक है? अब जैसे सुनो मेरी बात, अब सुनो, मैं आपको एक थ्योरी क्वेश्चन देता हूं, सुनना जरा। थ्योरी क्वेश्चन ये है कि कब कब कोई भी व्यक्ति NOR बन सकता है। क्या क्वेश्चन है? कब कब कोई भी व्यक्ति NOR बन सकता है? आप कहोगे पहले तो उसको दोनों बेसिक कंडीशन में से एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। समझ में आई? अच्छा, उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको या तो 182 डेज और मोर, या 160 डेज और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर, इनमें से एक सेटिस्फाई करनी है। अगर वो बंदा है इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन ओरिजिन का बंदा है और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो 182 डेज और मोर। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? 182 प्लस 365, जो कि रिडंडेंट हो गई, इसलिए सिर्फ 182। लेकिन अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमाता है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, तो 120 डेज और 365 डेज। या फिर एक पर्सन जो डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया है वो NOR माना जाएगा। और पर्सन डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया कब माना जाएगा? जब उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है और वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है। समझ में आ गई बात? सिंपल है, इतनी ही अमेंडमेंट है बेटा। आप कहीं पे भी देखेंगे उसी को हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है इन नोट्स में, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पे आपका बेटा जी ये जो पाठ्यक्रम है ये समाप्त होता है। समझ में आ रही है? रेजिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट समझ में आई? पक्की बात है, किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? क्लियर है मेरे ख्याल से, हैं? ओके, कोई इशू तो नहीं? चलो